नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती है। इससे पहले के टॉपिक में हमने बात किया था कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। हमने संविधान की बात करी थी कि संविधान क्या है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं पोल गलोल, और टॉपिक की शुरुआत करते हैं विशेषताएं से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषता के ऊपर है, यानी विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। संविधान की कई विशेषताएं हैं वैसे तो मैं उनमें से कुछ विशेषताएं आपको बता रहा हूं। जो सबसे पहली विशेषता है वो यह है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, साथ में एक लंबा संविधान भी है। भारत का संविधान काफी विस्तृत संविधान है। सबसे पहली विशेषता कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में बात किया था कि जो संविधान है वो कितने प्रकार के होते हैं। संविधान में हमने दो तरह की बात की थी, एक लिखित, दूसरी अलिखित। जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान, साथ में भारत का संविधान जो सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। पूरे विश्व के अंतर्गत जितने भी संविधान है उन सबसे लंबा भारत का संविधान है। भारत के संविधान के लंबा होने के कुछ कारण भी हैं। वो कुछ कारण जैसे कुछ इस प्रकार से हैं। वो कारण, सबसे पहला जो कारण है वो यह है कि भारत के अंतर्गत विविधता बहुत ज्यादा है। सबसे पहला कारण भारत के अंदर विविधता है। भारत के अंतर्गत विविधता बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत का संविधान लंबा होने का दूसरा कारण है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब बात आती है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे। तो अगर आपको याद हो तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, वो जो शासन अधिनियम था वो बहुत ही लंबा था। ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया हुआ सबसे लंबा शासन वही था। तो उसके कुछ प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर देखने को मिलते हैं। और तीसरा कारण कि इतना लंबा संविधान कैसे बना, तीसरा कारण है कि इसमें कानून के विशेषज्ञ थे इस संविधान के सभा के अंतर्गत। कानून के विशेषज्ञ मतलब वकील लोग, जितने भी संविधान सभा के अंतर्गत कार्य कर रहे, संविधान निर्माण करने का, वो अधिकतर बंदे वकील थे। और आपको पता ही है कि वकील छोटी सी चीज कहने के लिए भी एक लंबी सी कथा बना देते हैं। छोटी छोटी चीजें भी कहने के लिए एक लंबी सी कथा बना देते हैं, जिसके कारण जो भारत का संविधान है वो काफी लंबा बना। ये लंबा होने के कुछ कारण थे। साथ में भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत के संविधान के अंतर्गत 465 एक्ट हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कितना लंबा संविधान है। दूसरा पॉइंट, दूसरी भारत संविधान की विशेषता कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जो भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, यानी विभिन्न स्रोतों से भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बनाया गया है। इस पॉइंट को समझते हैं कैसे। भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व के अंतर्गत जितने भी संविधान हैं उन सब का अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान सभा जो सदस्य थे उन्होंने बनाया है।
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर एक संविधान, हर एक देश के संविधान से लिया गया है। जैसे आप राज्य के नीति निर्देशकता तो देख लीजिए, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप संसदीय प्रणाली देख लीजिए, वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आप राष्ट्रपति की शक्ति देख लीजिए, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है। इसके ऊपर एक टिप्पणी करी थी अम्बेडकर जी ने, मुझे याद है एक टिप्पणी करी थी अम्बेडकर जी ने, जिसमें अम्बेडकर जी ने कहा था जो भारत का संविधान का जो निर्माण है वो विश्व के सभी देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया है। यह अम्बेडकर ने टिप्पणी करी थी भारत के संविधान के ऊपर। दूसरी विशेषता ये कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। और तीसरी इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की कि इसके अंतर्गत जो है ना भारत का संविधान ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला, ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला। भारत का संविधान ना कठोर ना लचीला। अगर आपको याद हो, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी भारत, अमेरिका और ब्रिटिश के संविधान। तो जो ब्रिटिश का संविधान है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो संविधान को लचीला दर्शाती है। और वहीं अमेरिका का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कठोर है, और इस वजह से अमेरिका का संविधान विश्व के अंदर सबसे अधिक कठोर माना जाता है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का संविधान देखा जाए तो ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, बल्कि कठोर और लचीला का मिला जुला एक मिश्रण भी कह सकते हैं हम भारत के संविधान को। भारत का संविधान कठोर और लचीला की एक कड़ी है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन की 2 प्रक्रिया दी गई है। इसके अंदर सबसे पहली प्रक्रिया तो ये दी गई है कि अगर कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर आपको पास करवाना है तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास जाएगा, और वो भी जब 50+1 की कंडीशन होगी, सबसे पहली तो ये। और दूसरी ये है कि जो संसद में विशेष बहुमत के आधार पर इसके अंदर ये होता है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी का अनुमोदन चाहिए होता है। तो जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भारत का संविधान ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, यानी इतनी इसमें संशोधन करने की विधि इतनी आसान भी नहीं है और ना ही ज़्यादा इतनी कठिन है कि संशोधन ही नहीं हो सकता कोई एक्ट के ऊपर। अब हम इसके अगले विशेषता की बात करते हैं। तो भारत का संविधान एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। पहले तो संघात्मक का मतलब समझ लेते हैं कि संघात्मक क्या होता है। संघात्मक का अर्थ होता है कि एक संघ होता है जिसके अंतर्गत सभी मिले जुल के रहते हैं, संघात्मक। और एकात्मक का अर्थ होता है कि अकेले। तो अब बात आती है कि भारत का संविधान संघात्मक कैसे। तो भारत के संविधान में 2 सरकार की व्यवस्था दी गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये हर एक संविधान में, ये भारत के संविधान में दिया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो कि भारत के संविधान को ये दिखाता है कि ये संघात्मक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं हम एकात्मक की। भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार है जो कि एकात्मक सरकार को दर्शाता है। भारत के अंतर्गत सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, पूरे देश के लिए सिर्फ एक नागरिकता, जो कि ये भी एकात्मक को दर्शाती है। कहीं ना कहीं भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, क्योंकि
भारत के अंतर्गत राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की भी मर्जी चलती है। जहां राज्य अपना पैर ज़्यादा बढ़ाना चालू कर देते हैं, वहां पे उस पैर को पीछे करवाने के लिए केंद्र सरकार आती है। इस पॉइंट को आप समझिए कि दिल्ली का शासन चल रहा है, दिल्ली में एक अलग सरकार है और केंद्र में हमारी एक अलग सरकार है। केंद्र की जो व्यवस्था है वो पूरे देश के अंतर्गत लागू होती है, लेकिन जो दिल्ली के सीएम के द्वारा बनाई गई व्यवस्था होती है वो सिर्फ दिल्ली के ऊपर लागू होती है, जो कि संघात्मक और एकात्मक को दर्शाती है, अब हम बात करेंगे कि इसके अगली विशेषता के ऊपर। अगली विशेषता इसमें ये कहेंगे कि भारत के अंतर्गत भारत संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अब ये क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत भी संसदीय शासन प्रणाली है। वहाँ पे 2 संसद हैं, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड। और भारत के अंतर्गत है लोकसभा, राज्यसभा। तो भारत के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही मुखिया होता है। संसद शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही मुखिया होता है। प्रधानमंत्री ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रधानमंत्री ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें पार्टी का तो वो होता ही है प्रमुख प्रधानमंत्री, साथ में देश का भी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सिर्फ कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है, लेकिन मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। इसकी विशेषता की अगली विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की व्यवस्था दी गई है। मौलिक अधिकार को समझते हैं कि क्या होता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ऐसे अधिकार जो कि सीधे सीधा जनता या लोगों को दिया जाता है। इस पे किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ। और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया था। यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसके अंतर्गत पहले 7 थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं मौलिक अधिकार। तो 6 में जो हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के हस्तक्षेप से रोक सकता है। ये अधिकार, इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इन अधिकारों पे, मौलिक अधिकारों पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये जो अधिकार होते हैं ये कार्यपालिका, न्यायपालिका के मनमाने ढंग को भी नियंत्रित करते हैं। अगर हम अगली विशेषता की बात करें इसकी, तो अगली विशेषता हमारी भारतीय संविधान की है कि त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था, ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि किसी भी संविधान में नहीं दी गई है। ये सिर्फ भारत के संविधान में, ये विश्व के किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है ये। और इसको 1992 में लाया गया था 73वें और 74वें संशोधन से। 73वें और 74वें संशोधन से। त्रिस्तरीय सरकार होती क्या, पहले आप ये समझिए। सबसे पहली सरकार हमारी केंद्र होती है, केंद्र सरकार। दूसरी आती है राज्य सरकार, और तीसरी जो होती है वो ग्राम पंचायत की सरकार।
स्थानीय सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में करी गई 1992 में, और 72वें और 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा इसकी व्यवस्था करी गई, जो कि पूरे विश्व के अंतर्गत किसी संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई है। त्रिस्तरीय सरकार इसलिए इस व्यवस्था को डाला गया भारतीय संविधान के अंतर्गत क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे, उनमें भी विकास की गति निरंतर रहनी चाहिए, इसलिए भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की योजना लाई गई। और अब तो जगह भी नहीं बची, चलो फिर भी एक विशेषता, आखिरी विशेषता समझ लीजिए एक तरीके से इसको, कि भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान, इस पॉइंट को समझते हैं क्या है। भारतीय संविधान में जो विशेषता है वो ये भी, एक विशेषता ये भी है कि आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, यानी संविधान सभा निर्माणकर्ताओं ने आपातकाल के प्रावधान को भी ऐड किया था। इसके अंतर्गत होता क्या है कि देश के अंतर्गत कोई आपात की स्थिति आती है तो जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी राष्ट्रपति के पास चली जाती है। जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है, और राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है कि आगे क्या कदम उठाने हैं। ये आपातकाल का प्रावधान डालने का उद्देश्य ये था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान दिया गया, जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। साथ में जो निर्णय, डिसीजन मेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से होगा, कि एक व्यक्ति का जब अगर डिसीजन होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पे अलग अलग राज्य अपने अलग अलग मनमानी के हिसाब से अगर डिसीजन दे तो कहीं ना कहीं जो आपात की स्थिति में अगर अलग अलग ढंग से डिसीजन दिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ सकता है। इस वजह से संविधान सभा के निर्माणकर्ताओं ने यह प्रावधान डाला होगा मेरे हिसाब से। तो आज का वीडियो हमारा यही था कि संविधान की विशेषता क्या है। एक दो विशेषता और है, जैसे धर्मनिरपेक्षता की विशेषता, जगह नहीं है खैर, आप पढ़ लीजिएगा बुक में। धर्मनिरपेक्षता है और एक दो पॉइंट और है, जैसे कि न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, और न्यायिक समीक्षा के भी प्रावधान दिया गया है। तो ये थी विशेषता के ऊपर आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।